हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SB केलाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जानकारी मैं इस पर देते रहता हूं और इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए, आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये टॉपिक है क्रांति और सुधार से संबंधित है। एक बार मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो एक बहुत ही विद्वान किस्म के और विनम्र आदमी मिले। उन्होंने कहा था कि मतलब परिवर्तन दो तरह से हो सकता है। एक तो या तो हम क्रांति के माध्यम से परिवर्तन करें या फिर सुधार के माध्यम से परिवर्तन करें। तो उसके लिए उन्होंने शब्द यूज किया था, परिवर्तन जो होगा वो या तो थ्रू रिवॉल्यूशन होगा या रिफॉर्म होगा। और रिवॉल्यूशन जो जब कभी होगा तो ये बॉटम टू टॉप होगा। और अगर मतलब हम सुधार की बात करें, जिसको हम अंग्रेजी में रिफॉर्म जिसके लिए शब्द यूज करते हैं, तो बॉटम टू ये टॉप टू बॉटम होगा। मतलब अगर जब परिवर्तन नहीं हुआ है और जनता शासन को अपने हाथ में ले ले और इस तरह से जो परिवर्तन हो तो होता है बॉटम टू टॉप होता है। जैसे कि फ्रांस की राज क्रांति हुई, या मतलब अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी लें, या फिर इंग्लैंड की जो मतलब औद्योगिक क्रांति है उसके बारे में हम देखें तो इस तरह की क्रांतियां अधिकतर बॉटम टू टॉप होती है। निचले स्तर से जनता क्रांति में भाग लेती हैं और परिवर्तन के लिए मतलब सूत्रधार होता है ये। लेकिन जब अगर कोई शासक वर्ग सुधार करना शुरू करे, आम आदमी के जीवन का ख्याल रखे, जैसे कि हम शेरशाह सूरी के जीवन काल को देखें, बहुत अल्प अवधि का शासन रहा उनका, लेकिन उन्होंने जनता के भलाई के लिए हॉस्पिटल खुलवाए, सड़क बनवाया, छाएदार वृक्ष लगवाए। तो अगर हम जनता के खुशहाली के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य का इंतजाम करते हैं, चोर डाकू असामाजिक तत्वों से उनको मुक्ति दिलाते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करते हैं और इक्वलिटी बिफोर लॉ को अडेप्ट करते हैं, तो ये परिवर्तन जो होता है वो थ्रू रिफॉर्म माना जाता है। तो हम लेकिन अब ये निर्भर करता है कि क्रांति आप कैसे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई बार जो मजहब हावी हो जाता है या कोई विचारधारा हावी हो जाती है, या फिर मतलब जो देश के नाम पर और क्रांति के नाम पर कुछ कुलीन तंत्र हावी हो जाता है और अपने विचारधारा थोप करके वो पूरे जनता को बरगलाना चाहते हैं या फिर जनता पर हावी हो जाते हैं, वैचारिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो क्रांति हो या सुधार हो, रिवॉल्यूशन हो या रिफॉर्म हो, उसका मकसद एक ही होता है, देश और जनता की भलाई। लेकिन एक विचारधारा के नाम पर जब हम क्रांति करते हैं तो बहुत ही नुकसान होता है। हम उदाहरण लेते हैं मतलब ईरान का। अगर हम ईरान की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 1921 में एक सेना अफसर रेजा शाह ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था, सत्ता हथिया ली और ईरान को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाया था। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफॉर्म कह सकते हैं। तो 1921 में जब वो सत्ता में आए तो 1926 में औपचारिक रूप से उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित किया और उसके बाद अपने नाम में पहलवी जोड़ लिया। इस तरह से पहलवी राजवंश की स्थापना हुई। और 1935 की बात करें तो पर्शिया का नाम ईरान कर दिया और रेजा शाह की छवि उदारवादी शासक से तानाशाह की हो गई। तो हम देख सकते हैं कि कैसे कोई जो सुधारवादी आदमी होता है, क्रांति वाला भी होता है, अगर वो पूरा शक्ति इकट्ठा कर ले, लोकतंत्रीकरण नहीं रहे, तो उदारवादी आदमी की भी जो छवि हो जाती है सो कई बार तानाशाह के रूप में हो जाती है। लेकिन फिर भी हम देखें कि अगले क्रांति से हम इसको बढ़िया से समझ सकते हैं कि 1941 में रेजा खान के पुत्र मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ईरान के शासक बने। फिर 1963 ईस्वी में रेजा शाह ने ईरान
का पश्चिमीकरण करने के विरुद्ध वाइट रिवॉल्यूशन लागू किया। उसके बाद अयातुल्ला खुमैनी की अगुवाई में इसका विरोध किया गया। फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और खुमैनी देश के सिरस्त धार्मिक नेता बने। तो क्या हो गया, धार्मिक क्रांति बनने के बाद आज आप देख सकते हैं कि पूरा दुनिया में से आधे दुनिया को ईरान ने अपना दुश्मन बना लिया। जो इस्लामिक देश हैं उनसे भी उसका नहीं बन रहा है, कभी सऊदी अरब से तो कभी पाकिस्तान से उसकी ठनती रहती है। और अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो 45 साल से भी एक दूसरे के गुड़ विरोधी हैं। दोनों जो है सो मध्य पूर्व में क्षेत्रीय ताकत हैं। एक दूसरे के पड़ोसी इन देशों में क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं। अब धार्मिक मतभेद में इनका संघर्ष बढ़ता चला गया है। हम देख सकते हैं कि कैसे सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम क्षेत्र का एकमात्र नेता मानता था और उसे चुनौती मिली इसी क्रांति से। और अब तो देख सकते हैं कि कैसे मतलब सऊदी अरब ने सीरिया, बहरीन और यमन जैसे देशों में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की। और पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहता है ईरान कि वो मतलब जो शिया विरोधी जो आंदोलन है उसको अगुवाई करते रहता है। तो क्रांति की तो इस उदाहरण के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जब मतलब मजहबीकरण होता है या कोई मजहबी क्रांति होती है और उसके नाम पर मतलब आतंकवादी गुट सबको समर्थन दिया जाता है और एक खास वर्ग के लिए एक मतलब या किसी खास समूह के पक्ष में लड़ी जाती है, और जो यथार्थ स्थिति होती है, क्या होना चाहिए, क्या न्याय की बात है, क्या संविधान की बात है, क्या जनता की बात है, तो इस सब पर विचार नहीं किया जाता है। रंग, रूप, लिंग, जाति के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है तो फिर उस क्रांति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अब हम इराक के उदाहरण से समझें कि कैसे इराक में जो सिरस्त नेतृत्व था उसने सुधार किया, रिफॉर्म किया, आधुनिकीकरण किया और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और कितना आगे चला गया था ईरान। लेकिन फिर जो सद्दाम हुसैन के द्वारा जो जिस हिसाब से शासन किया गया और मतलब जैसे समन्वय स्थापित नहीं किया जा सका, तो उसके कारण क्या हो गया, या मतलब जो एक व्यक्ति में जब सत्ता केंद्रित हो गई और मतलब खून खराबा हुआ, तो उसके बाद क्या हो गया। तो इम्पोर्टेंट है कि क्रांति हो या रिफॉर्म हो, उसको सफलता तभी मिल सकती है जब वो जनता के भलाई के लिए हो, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अच्छा से स्थापित किया जाए और इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, रंग, रूप, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अब हम पाकिस्तान का उदाहरण देना चाहेंगे कि कैसे अभी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं अभी जेल में हैं। कैसे उन्होंने रूस से मित्रता बढ़ाने की कोशिश की और रूस की यात्रा की, फिर उनकी सरकार गिर जाती है। अभी भी इमरान खान जेल में हैं। भारत को जब आज़ादी मिली इंग्लैंड से, तो उसको दो भाग में बांट करके आज़ादी दी गई। एक में मजहब के आधार पर आया देश पाकिस्तान, तो उसमें क्या हो गया कि उस देश में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, चुन कर अल्पसंख्यकों को सताया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजहब के नाम पर ही सताया गया, बल्कि भाषा, प्रांत, लिंग या जिस आधार पर जब मौका मिला लाठी वाले भैंस हाँक करके ले गए। मजहबी शिक्षा पर जोर दिया गया, विधि के समक्ष समता और विधि के शासन को स्थापित नहीं होने दिया गया। सेना का इस्लामीकरण किया गया। अपने ही देश में लूट, हत्या और बलात्कार होता गया। लोकतंत्र पनपा नहीं। कोई भी सरकार 5 साल तक शासन नहीं कर सकी। आतंकवाद को इतना बढ़ावा दिया गया कि आतंकवाद की खेती के बढ़ावा के कारण देश बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और अराजकता का शिकार हो गया।
अब मतलब जो पाकिस्तान के जो संस्थापक लोग थे उनमें से कुछ का था कि देश को सेकुलर राष्ट्र बनाया जाए, पंथ निरपेक्ष बनाया जाए। अगर वहाँ ऐसा किया जाता और विधि का शासन स्थापित होता तो आज पाकिस्तान जो शोषण, भ्रष्टाचार, कर्ज, अराजकता, बेरोजगारी और अशिक्षा से युक्त देश नहीं होता, उसको इस सबसे मुक्ति मिल सकती थी और दुनिया के सामने इतना बड़ा आतंकवाद का खतरा नहीं होता। तो पाकिस्तानियों को अपनी सोच बदलनी होगी।